myself Sachin Kumar Mandilwar, Assistant Professor, PG Department of History, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया बिहार। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं उसका शीर्षक है यूज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का उपयोग। किसी भी विषय का उपयोग या दुरुपयोग विशेष तौर पर उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। आज के इस आधुनिक युग में विज्ञान की उपयोगिता असंदिग्ध है। चाहे हम एटॉमिक पावर की बात कर लें या न्यूक्लियर पावर की बात कर लें, उसकी उपादेयता मानव समाज में रही है। लेकिन पिछली शताब्दी में हमने देखा कि वैज्ञानिकों ने अस्त्र और शस्त्र के रूप में एटॉमिक पावर का, न्यूक्लियर पावर का उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान में जब एटॉमिक पावर का यूज किया गया तो उसका कितना बड़ा विनाश हम देखते हैं। तो इस तरह यह हमारे हाथ में होता है कि हम उसका उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। मुझे एक कहानी का स्मरण हो रहा है जिसमें एक महात्मा की चर्चा होती है जो भविष्य की घटनाओं को जान जाते थे, दूरदृष्टा थे। उनका परीक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति ने अपने हाथ में चिड़िया रखकर, हाथ को पीछे कर वह उनके पास गया और कहा, महात्मा मुझे यह बताइए कि मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जीवित है या मृत है। उसकी मंशा यह थी कि अगर महात्मा कहेंगे मृत है तो जीवित चिड़िया उसे दिखा देगा, और अगर कहेंगे कि जीवित है तो उसका गला दबा के मृत चिड़िया उसे दिखा देगा। महात्मा दूरदृष्टा थे, उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर उस व्यक्ति को दिया। उसने कहा कि चिड़िया जीवित है या मृत है ये तो तुम्हारे हाथ में है। यानी हम उस वस्तु का किस तरह से उपयोग करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। अगर हम उसका सही तरीके पर उपयोग करें तो हमारे लिए लाभदायक होगा, और अगर हम निगेटिव सेंस में उसका उपयोग करें तो हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। जहां तक इतिहास के उपयोग की बात है, मॉडर्न एज में इतिहास की उपयोगिता क्या है, यह एक बेहद विचारणीय प्रश्न है। आज पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सिविल सेवा में ऑफिसर बनाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में मैनेजर बनाना चाहते हैं। लेकिन कोई पेरेंट्स यह नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे को एक इतिहासकार बनाना चाहता हूं। महात्मा गांधी का एक कथन दृष्टव्य है जिसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास स्वदेशाभिमान सिखाने का साधन है। यानी अगर हम अपने देश पर अभिमान करते हैं, अपने देश पर गर्व करते हैं, तो उसके पीछे इतिहास है। अगर हमारा इतिहास गौरवशाली नहीं है तो हम अपने देश पर गर्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा इतिहास गौरवशाली है तो हम अपने देश पर गर्व कर सकते हैं। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने कहा था इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर किसी व्यक्ति में स्मरण शक्ति चली जाती तो उसे हम क्या कहते हैं। इसी तरह एक राष्ट्र का जो स्मरण शक्ति है वह उसका इतिहास है। इसलिए इतिहास की उपादेयता, इतिहास की उपयोगिता अपने आप में सिद्ध है। लेकिन फिर भी आज के समाज में लोग भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी,
इन विषयों को इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं। निसंदेह इन विषयों की उपयोगिता असंदिग्ध है और इसकी उपयोगिता उनके मुखाकृति पर अंकित है। जो लोग चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करते हैं, निसंदेह वो फिजिशियन बनेंगे, वो चिकित्सक बनेंगे। जो इंजीनियरिंग का अध्ययन करते हैं, निसंदेह वे अभियंता बनेंगे। लेकिन क्या इतिहास का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी एक इतिहासकार बनेगा? ये संदिग्ध है कि इतिहास का अध्ययन करने वाला एक इतिहासकार बनेगा या नहीं बनेगा। यह एक गंभीर चर्चा का विषय है, क्योंकि इतिहास की उपयोगिता हम देखते हैं कि मानव समाज में अतीत के उपलब्धियों के विश्लेषण के तौर पर देखी जाती है और इतिहास के अध्ययन से हम सत्य और न्याय की प्राप्ति अतीत में किस प्रकार की गई इन बातों को जानते हैं। प्रोफेसर शेख अली इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र के बारे में कहते हैं कि अगर कोई राष्ट्र, कोई देश इतिहास की उपेक्षा करता है तो उस राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। इसलिए इतिहास के इम्पोर्टेंस के बारे में कहा गया है कि इतिहास वह शीशा है जो मानवीय प्रयासों को प्रतिबिंबित करने का कार्य करता है। वस्तुतः इतिहास वह आईना है जिसके सामने खड़े होकर हम अपने अतीत को जान सकते हैं, वर्तमान को पहचान सकते हैं और भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। इतिहास एक ऐसा ज्ञान है जिसमें समस्त प्रसाधन हमें उपलब्ध दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास शिक्षाप्रद है। विज्ञान में हम देखते हैं कि पुनरावृत्ति होती है, लेकिन इतिहास में आमतौर पर पुनरावृत्ति की संभावना नहीं होती। फिर भी हम देखते हैं कि दुनिया में फ्रांस में 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ और इस रिवॉल्यूशन का इफेक्ट इतना ज्यादा पड़ा कि मेटरनिक क्या कहा करते थे, जुकाम फ्रांस को होता है लेकिन सारा यूरोप छींकता है। इस घटना की परिणति हम देखते हैं कि 1789 की घटना तो रिपीट नहीं हो सकती, लेकिन 1830 में 1848 में भी फ्रांस में क्रांति हुई। रूस में 1905 की क्रांति हुई, उसके बाद 1917 की क्रांति हुई। जब पुनर्जागरण का युग आया तब हम यूनान और रोम की ओर आकृष्ट हुए, वहां के बारे में अध्ययन किया गया, उससे शिक्षा प्राप्ति का प्रयास किया गया और रेनियर ने तो यहाँ तक कहा है कि संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं इसका स्मरण अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए करता हूँ। इटालियन दार्शनिक क्रोचे ने तो यहाँ तक कहा है कि इतिहास समसामयिक है। इतिहास एक मनुष्य को विवेकपूर्ण बनाता है और इतिहास के अध्ययन से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसके माध्यम से अतीत में जो गलतियां हुई उसका हम भविष्य में दोहराव नहीं करते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए। पहला विश्व युद्ध 1914 to 18 और दूसरा विश्व युद्ध 1939 to 1945। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर त्वरित रूप से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इतिहास ने हमें शिक्षा प्रदान की कि दूसरे की घटना से आप वाकिफ हैं, सोचिए अगर तीसरा होगा तो क्या होगा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो कहा था कि मैं तीसरे विश्व युद्ध की बात नहीं करता, लेकिन इतना अवश्य कहता हूँ, चौथा महायुद्ध पत्थर और डंडों से लड़ा जाएगा, यानी हम फिर शून्य में चले जाएंगे। यानी इतिहास हमें सचेत करता है कि अतीत में जो गलतियां हुई उनका दोहराव भविष्य में न किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत के समय में हमें खिलजी वंश के समय अलाउद्दीन खिलजी के शासन की चर्चा करनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने
लगभग 20 साल तक शासन किया था, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। वे कहते थे कि मैं सिकंदर भी बनना चाहता हूं और पैगंबर भी बनना चाहता हूं, लेकिन उनको यह सलाह दी गई कि आप इतिहास से सबक लीजिए। सिकंदर ने विश्व विजय का ख्वाब देखा, उसका सलाहकार अरस्तु था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। तो सिकंदर ने अपना लक्ष्य इतना बड़ा बना लिया कि उसे प्राप्त करना बाद में कठिन हो गया, और यहाँ तक हमें इतिहास से जानकारी मिलती है कि वह लौटकर अपने देश भी नहीं पहुंच पाया था। बेबीलोन में वापस लौटते वक्त उसका देहांत हो गया। और इस घटना से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना लक्ष्य इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो। अलाउद्दीन ने सिकंदर की घटना से प्रेरणा ली और अपना लक्ष्य विश्व विजय न करके भारत विजय को निर्धारित किया। हालांकि यह लक्ष्य भी छोटा नहीं था, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में वह सफल रहा था। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांडे राज्यों को उसने विजित करके अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति की थी। लेकिन जो उसका दूसरा ख्वाब था कि मैं पैगंबर भी बनना चाहता हूं, इसके बारे में उसे सलाह दी गई कि एक शासक का कार्य राज्य करना होता है, न कि धर्म चलाना। इसलिए इस विचार का उसने परित्याग किया। कालांतर में मुगल काल में अकबर ने अपने शासन काल के दौरान नया धर्म चलाने की बात की। 1582 में उसने दीन इलाही धर्म चलाया, लेकिन दीन इलाही धर्म का क्या हासिल हुआ, इससे आप लोग वाकिफ होंगे। दीन इलाही को हम एक फ्लॉप शो कहते हैं, क्योंकि दीन इलाही को महज 18 या कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि 22 लोगों ने ज्वाइन किया था, जिसमें एकमात्र हिंदू बीरबल था। बीरबल का रियल नेम महेश दास था। यानी अकबर ने धर्म चलाया, लेकिन इस क्षेत्र में वह सफल नहीं रहा। इतिहास की घटना से हम मानवीय समाज के अतीत की जानकारी को प्राप्त करते हैं और इतिहास समाज को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इतिहास के पृष्ठ पुराने अवश्य पड़ जाते हैं, पर उसके रक्त रंजित पृष्ठों में लिखी हुई बातें कभी भी पुरानी नहीं पड़ती और वह भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है। हम में क्या कमजोरी है, इसकी जानकारी भी हमें इतिहास प्रदान करता है। हमारे देश में आजादी के बाद 1962 में चीन ने आक्रमण किया। हम में क्या कमजोरी थी, उससे हम रूबरू हुए, हमारी पराजय क्यों हुई, और उसके बाद हमारे देश की सरकार ने सेना को सक्षम बनाया कि अब अगर हमारे देश पर कोई बाहरी ताकत हमला करती है तो हम उसका माकूल जवाब दे सकें। 1967 में जब हमारे देश में अकाल पड़ा, भुखमरी की स्थिति निर्मित हुई, तो हमें दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने पड़े। भारत ने अमेरिका से अनाज की मांग की। अमेरिका में एक योजना है PL 480, जिसके द्वारा वो विदेशों को मदद करते हैं। अमेरिका ने भारत में अनाज की सप्लाई तो की, लेकिन ऐसा अनाज जो वहां पर पशु खाते हैं उसको उन्होंने हमारे देश में सप्लाई कर दी। हमको सबक मिला, हमको अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना है। परिणाम स्वरूप ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और आज कहा जाता है 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, अगर 4 साल तक सूखा पड़ा तब भी हमारे देश में अनाज की कमी नहीं होगी। अब हमारा देश इस दिशा में इतना आत्मनिर्भर बन गया है कि वह दूसरों को मदद प्रदान कर सकता है, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तो हमें हमारी कमजोरियों से वाकिफ रूप से रूबरू कराने का कार्य इतिहास करता है। इसलिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है
अपरिहार्य है। इतिहास के माध्यम से हम देखते हैं कि ज्ञान के कई स्रोत निकलते हैं। इसीलिए इतिहास के दार्शनिक कॉलिंगवुड ने कहा था कि इतिहास ज्ञान का स्रोत है। और विशेष तौर पर जो राजनीतिज्ञ हैं, जो प्रशासक हैं, उनको इतिहास की जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। विशेष तौर पर उनके देश का अतीत क्या रहा है, उनके पूर्ववर्ती शासक कौन थे, इनके बारे में जानकारी अवश्य होना चाहिए। इतिहास में जो मुख्य आइकन हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम हिटलर का नाम लेते हैं, मुसोलिनी का नाम लेते हैं, तोजो का नाम लेते हैं, तो हमारे सामने नृशंसता की एक झलक सामने आती है। लेकिन जब हम बुद्ध की बात करते हैं, महावीर की बात करते हैं, जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, पैगंबर साहब की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो उनकी शिक्षाएं समाज में हम पाते हैं आज भी सजीव। और इतिहास का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए इतना जरूरी है कि इसके बारे में सिसरो का कथन हमें याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास की जानकारी अगर किसी व्यक्ति को नहीं है तो उसकी तुलना हम एक अबोध बालक से कर सकते हैं। इसके प्रोफेशनल यूज के बारे में हम देखते हैं कि इतिहास के जानकार को पुस्तकालय में, संग्रहालय में कार्य मिल सकता है। इसके अलावा एक अच्छा पत्रकार भी इतिहास का जानकार बन सकता है। दुनिया में जितने भी ख्याति लब्ध पत्रकार हुए हैं वे इतिहास के अच्छे अध्येता रहे, इसलिए उनकी ख्याति हुई, उनके लेखन को, उनके ज्ञान को दुनिया में सराहा गया। साथ ही साथ जो फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मिनिस्टर हैं, उनको भी उस देश के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए जहां पर वे पोस्टेड हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई राजनयिक जर्मनी में रह रहा हो तो उसे बिस्मार्क के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ हिटलर के बारे में पता होना चाहिए, और उसे यह भी पता होना चाहिए कि जर्मनी की जनता युद्ध प्रिय शासकों की सराहना करने के पक्ष में रही, इसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। अगर कोई राजनयिक चीन में कार्य कर रहा हो तो उसको 1962 की घटना से रूबरू होना चाहिए। अगर कोई राजनयिक उच्चायुक्त पाकिस्तान में रह रहा हो तो उसे कश्मीर की घटना से वाकिफ होना जरूरी माना जाता है। इंग्लैंड में एक प्राइम मिनिस्टर हुए थे विंस्टन चर्चिल। उनकी सफलता का कारण ये माना जाता है कि उनको इतिहास का अच्छा ज्ञान था। जबकि वहां एक प्राइम मिनिस्टर हुए थे चैम्बरलेन, उनकी असफलता का कारण माना जाता है कि हिटलर के साथ उन्होंने तुष्टीकरण की नीति का पालन किया था, जो ब्रिटेन के पक्ष में नहीं था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनको अतीत की सही जानकारी नहीं थी। इतिहास काव्य की भांति है और कहा जाता है इसका न आरंभ है और न इसका अंत है। अगर आप इतिहास को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ें तो एक उपन्यास की भांति भी प्रतीत होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि एक कवि विनोद प्रिय होता है, एक गणित का अध्येता चतुर होता है, एक फिलॉसफी का अध्येता नीति निपुण होता है, लेकिन जो इतिहास का एक अध्येता होता है वह बुद्धिमान भी होता है, अनुभवी भी होता है और चतुर भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास अतीत की आधारशिला है। इसके माध्यम से हम वर्तमान का निर्माण कर सकते हैं और भविष्य के लिए हम एक संभावना की तलाश इतिहास के माध्यम से कर सकते हैं। इतिहास मनुष्य को सक्षम बनाने का कार्य करता है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि इतिहास की उपयोगिता कल भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। हम इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम अपने देश के गौरव को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं
और उस पर हम अभिमान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।